हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं और उसमें है कि एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद पाल, आपका अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, कम टू द पॉइंट। एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस का मतलब एक्टिविटी मीन्स, तो रेडियो एक्टिविटी में क्या एक्टिविटी होती है? तो डीके होता है और क्या होती है? रेट ऑफ डीके। रेट ऑफ डीको को क्या बोलते हैं? एक्टिविटी या डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन। और इसको किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। आर इज इक्वल टू माइनस, क्या होता है? आर इज इक्वल टू, क्या आपने पढ़ा है? आर इज इक्वल टू माइनस डी एन ओवर। ठीक है, क्योंकि वी नो दैट इससे पहले क्या रेडियो एक्टिव लॉ से पढ़ा था? अकॉर्डिंग टू द रेडियो एक्टिव लॉ, तो क्या चीज पढ़ी थी? एन इज इक्वल टू एन प्रोपोर्शनल टू या माइनस डी एन ओवर डी टी, डायरेक्ट लिख देते हैं, इज इक्वल टू लेम्डा। तो यहां से क्या फार्मूला मिल जाएगा? यहां से मिल जाएगा, अगर इसकी और इसकी कंपेयर करें तो आर इज इक्वल टू लेम्डा। ठीक है, एंड एन इज इक्वल टू क्या पड़ा? एन इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस लेम्डा। तो उठा के वैल्यू यहां पुट कर दो, तो आर इज इक्वल टू लेम्डा एन नॉट ई माइनस लेम्डा टी। ठीक है, अब मान लेते हैं इनिशियली एट टी इज इक्वल टू 0, यहां से क्या वैल्यू मिल जाएगी? माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा, कितना हो जाएगा? लेम्डा। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इनिशियली आर लेम्डा नॉट, इसको लिख लेते हैं आर। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो आर इज इक्वल टू आर नॉट ई माइनस, या पूरा लिखें डेरिवेशन, आर इज इक्वल टू लेम्डा नॉट एन नॉट ई माइनस लेम्डा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? आर इज इक्वल टू आर नॉट, और एन नॉट ई माइनस लेम्डा टी को क्या लिख सकते हैं? या सीधे लिख दें ई माइनस लेम्डा। ठीक है, तो हमारे पास जैसे फार्मूला एन इज इक्वल टू एन नॉट माइनस लेम्डा थी इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, इट इज अपेयर आर इज इक्वल टू आर नॉट ई माइनस लेम्डा। तो इसे क्या बोलते हैं? आर इज इक्वल टू एक्टिविटी एट, कब एक्टिविटी होगी? एक्टिविटी एट टाइम टी, एक्टिविटी एट टाइम टी। और ये क्या आ जाएगी? एक्टिविटी एट टाइम, किस टाइम पे? इनिशियल, इनिशियल टाइम इंटरवल पे एक्टिविटी है, और एक एक्टिविटी किसी टाइम टी पे। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके किसके बीच में, इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन टाइम, ये आपका टी है, और किसके बीच में? एक्टिविटी आर, और ये मान लेते हैं हमारे पास आर नॉट इनिशियल वैल्यू। तो इस नेचर का, इस टाइप का कोई ग्राफ आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर देते हैं, इस टाइप का ग्राफ आता है। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसमें एक्टिविटी हो रही है, मतलब डिके हो रहे हैं अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट हो जाएंगे, मतलब फर्दर उनमें कोई भी डिके नहीं होगा। ठीक है, अगर
टी इज इक्वल टू 1/λ यहां से ले लें, तो जैसा प्रीवियस डेरिवेशन में था, तो यहां से क्या वैल्यू आएगी आपकी, टी इज इक्वल टू लैम्डा टी पे एक क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये t इज इक्वल टू 1/λ पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.38 आर। ठीक है, इसका मतलब टाइम इज रेसिप्रोकल ऑफ radioactive decay, and it shows that after this time the remaining radioactive decay is 3.68%। ठीक है, तो ये चीज यहां से आपको मिल जाएगी। अब आते हैं मीन लाइफ। मीन लाइफ, मीन, इसे मीन बोलते हैं और एवरेज भी बोलते हैं। मीन और एवरेज लाइफ, मीन एंड एवरेज लाइफ ऑफ डीके, इसको टाउ से डिनोट करते हैं। तो मीन एंड एवरेज लाइफ जैसे मैथमेटिक्स में बोलते हैं कि सेम फंडामेंटल वही है, इट इज द average, it is the average life of all the nuclei present in the sample। ठीक है, किसी सैंपल में, रेडियोएक्टिव सैंपल में कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं उसको क्या बोलते हैं, एवरेज न्यूक्लियाई बोलते हैं। इट इज द एवरेज लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, एवरेज लाइफ ऑफ न्यूक्लियाई की जो भी प्रेजेंट है न्यूक्लियस में उसको बोलते हैं मीन लाइफ। तो मीन लाइफ इट इज डिनोटेड बाई टाउ, तो टाउ इज इक्वल टू होता है 1/λ। क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू 1/λ, और बी नो दैट टी इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू 0.693/λ। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 0.693, और लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1/टाउ, ये हो जाएगा 0.693, और क्या हो जाएगा टाउ। ठीक है, या टाउ इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू टी की पावर हाफ y 0.693, और इसकी वैल्यू आएगी 1.14 टाउ की पावर हाफ। तो इट मींस टाउ इज इक्वल टू 1.44 टी की पावर हाफ। तो यहां से इंफॉर्मेशन क्या मिली, यहां से इंफॉर्मेशन मिली जो मीन एवरेज लाइफ है और जो रेडियो एक्टिव की हाफ लाइफ है उसमें क्या रिलेशन। तो हु इज ग्रेटर देन, कौन बड़ा है, तो एवरेज लाइफ ऑफ न्यूक्लियाई इज ग्रेटर देन द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके किस में, जैसे पहले प्लॉट किया था टाइम और एन में, टाइम ये आपका एन है और ये आपका एन नॉट इन, तो इस टाइप का नेचर होता है। सेम फंडामेंटल, जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ जो भी न्यूक्लियाई है, ठीक है, दे स्टार्ट डिक्रीज। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो ये तो बहुत बेसिक चीजें थी, इनमें कोई खास बात है। आइए अब आते हैं मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट क्या होता है, एंड बाइंडिंग एनर्जी।
मास डिफेक्ट तो पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि मास डिफेक्ट क्या होता है जनरली। इसको किससे डिनोट करते हैं? मास डिफेक्ट को डिनोट करते हैं डेल्टा, और बाइंडिंग एनर्जी को डिनोट करते हैं डेल्टा ई और बी। डेल्टा ई भी कहीं पे अगर लिखा है तो उसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी, और डेल्टा एम कहीं पे लिखा है इट इज मास डिफेक्ट। तो एक्चुअली हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मास डिफेक्ट है। तो है कि द मास ऑफ न्यूक्लियस इज द मास ऑफ न्यूक्लियस is less than the mass of its constituents constituent प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इट मीन्स द मास ऑफ जो न्यूक्लियन है उनका मास जो है वो न्यूक्लियस के मास से ज्यादा है। ये मतलब है मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन मास ऑफ किससे? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मास ज्यादा है, न्यूक्लियस का मास कम है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब है क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है। इसका मतलब है कि अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो भी न्यूक्लियन है उनसे अगर न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है तो क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। मास कम होने का मतलब है आइंस्टीन रिलेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? मास में कन्वर्ट। मान लिया ये हमारे पास प्रोटॉन है, इसमें ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, और ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूक्लियन है। और इन न्यूक्लियन से हम क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस बनाते हैं। ये प्रोटॉन हो गए, इसमें न्यूट्रॉन हो गए, ये प्रोटॉन हो गए, ये न्यूट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, ये आपका न्यूट्रॉन। तो इन न्यूक्लियन से जब हम ये न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है, तो हो क्या रहा है? जब न्यूक्लियन से न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो रहा है, न्यूक्लियन से न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो रहा है, तो मास क्या हो रहा है? डिसअपियर। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि सम मास डिसअपियर। क्या कह रहे हैं? सो सम मास is disappeared during the formation of nucleus। ठीक है, अच्छा, ये भी कह सकते हैं कि the mass is disappear during the formation of the nucleus, और इस डिसअपियर मास को बोलते हैं मास डिफेक्ट। या अदर टर्म में बात करें कि सम एनर्जी इज रिलीज्ड, भाई एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही, और कहेंगे कि सम एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ nucleus from न्यूक्लियन। ये भी हो सकता है। या तो कहें कि सो मास इज डिसअपियर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियन, या हम कहें कि सम एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम न्यूक्लियन। दिस मास डिफेक्ट या मास is known as the mass disappear is known as the mass defect। So mass
disappeared, so the mass disappear is termed mass defect. ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं. द मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द मास ऑफ इट्स न्यूक्लियाई. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं उसमें, तो मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द मास ऑफ न्यूक्लियन. इट मींस जब न्यूक्लियन से न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो रहा है तो कुछ मास डिसअपेयर हो रहा है. इस मास डिसअपेयर का मतलब है आइंस्टीन रिलेशन से एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो द मास डिसअपेयर इज टर्म एज द मास डिफेक्ट एंड इट इज डिनोटेड एज द डेल्टा. इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? सो डेल्टा एम इज नोन एज द डेल्टा एम इज नोन एज डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम. ठीक है, मतलब ये है कि सपोज दैट एक कोई न्यूक्लियाई एक्स कन्वर्ट हो रहा है वाई न्यूक्लियाई में, और क्या हो रहा है? एनर्जी जो है वो रिलीज. तो मास ऑफ प्रोटॉन या हाइड्रोजन एटम के लिख ले, और फॉर हाइड्रोजन एटम डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूट्रॉन, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, प्लस मास ऑफ जो भी डाटर न्यूक्लिया. तो दिस इज नोन एज द पेरेंट्स न्यूक्लिया, दिस इज नोन एज द डाटर न्यूक्लिया. ये आपको पहले से पता. तो दिस इज द रिलेशन. तो डेल्टा एम, तो डेल्टा एम की वैल्यू हो गई मास ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जेड इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन या जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन माइनस ए प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, सो एनर्जी कितनी रिलीज हो गई इस केस में? एनर्जी, सो एनर्जी रिलीज डेल्टा ई, और डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है डेल्टा एम इंटू सी. तो डेल्टा ई इज इक्वल टू हो जाएगा जेड इंटू एम एच प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम एक्स इंटू सी. तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है. दिस रिलीज एनर्जी इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी. तो एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस इज नोन एज द बाइंडिंग. समझ गए कि नहीं? बाइंडिंग एनर्जी, इसका मतलब जो न्यूक्लियन है उससे जब न्यूक्लियस डेवलप हो रहा है तो एनर्जी को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है. मतलब ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है. इससे जब न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो रहा है, क्या फॉर्मेशन हो रहा है? न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो रहा है. इसका मतलब क्या हो रही है? एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है. क्यू लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में. क्यू मीन्स एनर्जी है वो रिलीज. सो बाइंडिंग एनर्जी की डिफिनीशन क्या है? सो द बाइंडिंग एनर्जी इज डिफाइंड, तो क्या डिफिनीशन हो गई? सो बाइंडिंग energy is defined as so binding energy is defined as the energy required to break up, ठीक है, break up a nuclei, break up a nucleus, break up a nuclei.
So the binding energy is defined as the energy required to break up a nuclei. किसमें? break up a nuclei into its constituents. किसमें? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. Bonding energy is defined as the energy required to break up a nucleus into its constituent neutron and proton. ठीक है. And to separate a such distance, separate to a such a distance, a large distance, that they may not further interact each other. That they may not further interact with each other. मतलब बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी न्यूक्लियस को दे दो तो वो अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूट जाएगा. ठीक है, ब्रेकअप हो जाएगा और इतनी डिस्टेंस तक वो ब्रेकअप हो जाएंगे कि दैट दे मे नॉट फर्दर इंटरेक्ट. उसके बाद में वो कोई इंटरेक्ट नहीं. इट मीन्स ये बात क्लियर हो गई, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, वो न्यूक्लियस क्या है? ज्यादा स्टेबल. जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जो ज्यादा है, इट मीन्स वो न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा स्टेबल है. ये क्या शो करता है? ये बताता है मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी. दिस शो दैट the nuclei which have maximum binding energy, so that the nuclei which have maximum binding energy this so that the nuclei which have maximum binding energy are more stable. ठीक है. प्रीवियस जो डाटा था, एक हम लोगों ने लेक्चर लिया था, ग्राफ प्लॉट किया था प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर के बेस पे. वहां से ये शोध किया था कि आयरन Fe is most stable nuclei. तो उस डाटा के बेस पे हम लोगों ने प्रोडक्शन किया था कि जो आयरन है Fe है वो कैसा है? मोर स्टेबल न्यूक्लियाई है कंपेयर टू द अदर न्यूक्लियाई. इसको अगर मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करें बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में, हर मतलब जो भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है, तो वहां से ये प्रोडक्ट होता है कि केवल बाइंडिंग एनर्जी के टर्म पे हम नहीं कह सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियाई जो है वो मोर स्टेबल होगा और कौन सा न्यूक्लियाई जो है वो लेस स्टेबल होगा. ठीक है, तो थोड़ा इस थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया गया और इस थ्योरी में यह बताया गया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की हम बात करें. किसकी बात करें? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. बाइंडिंग एनर्जी किसकी बात करें? पर न्यूक्लियन. मतलब अगर हम खाली बात करें बाइंडिंग एनर्जी से, उससे हमारा भला नहीं होना. हमें किसकी बात करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डिनोटेड एज बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए, और वेयर इज नोन एज द मास नंबर. इसको क्या लिखते थे? मास नंबर.
तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/a z इंटू एम एच प्लस a माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम एक्स इंटू सी। ठीक है, इसमें इट मीन्स जो भी हम अब एक्सपेरिमेंटली या थ्योरेटिकली यह पाया गया कि केवल बाइंडिंग एनर्जी के बेस पे हम नहीं कह सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियाई जो स्टेबल है और कौन सा न्यूक्लियाई जो है वो अनस्टेबल है। हमें किस बेस पे बोलना पड़ेगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय द मास नंबर। ठीक है, इस बेस पे हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें क्या आइडिया देता है, किस टाइप का आइडिया देता है, ये बताता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बेस पे हम कोई फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और वो फोर्स क्या कर रहा है, जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को आपस में क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। ठीक है, सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मेजर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन measure the force which bind the nuclei nuclei। ठीक है, together bind the nuclei या nucleon which bind the nucleon together। ठीक है, अब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के केस में, मास नंबर एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और उसके बेस पे हम बात करेंगे। तो पहले हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, फिर आते हैं। आइए, हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व के बेस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा न्यूक्लियन जो है वो स्टेबल है और कौन सा न्यूक्लियन अनस्टेबल है। अगर हम बात करें एक्स एक्सेस पे, यहाँ पे है मास नंबर, और वाई एक्सेस पे बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम होगी वो न्यूक्लियाई स्टेबल होगा। ठीक है, तो ग्राफ को रटने की जरूरत नहीं, बट कुछ पॉइंट हैं जिनको समझने की जरूरत है। तो ये ग्राफ का नेचर यहां से स्टार्ट होता है, यहां से ये ओरिजिन है आपका। तो मास नंबर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, फिर हीलियम है, लिथियम है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन के आइसोटोप हैं, सल्फर है, फिर आयरन है, एंड सो मेनी अदर न्यूक्लियाई, और फाइनली हैवी न्यूक्लियाई यूरेनियम 236। तो यहां से एक चीज देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहाँ पे अप एंड डाउन हो रही है बहुत ज्यादा। तो बाइंडिंग एनर्जी अप एंड डाउन हो रही है, तो कुछ मॉलिक्यूल ये इसकी कंपेयर में स्टेबल होगा, ये और ये इसकी कंपेयर में स्टेबल होगा। ठीक है, बट दे आर नॉट मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, तो जैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हम इंक्रीज करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होती है। इट इज फाउंड दैट फॉर द इन केस ऑफ आयरन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम एंड इट इज मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियन। फर्दर मास नंबर इंक्रीज होता है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो डिक्रीज होती है। इसके केस में अगर हम बात करें, यूरेनियम इसके केस में होती है नियर अबाउट 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, तो कुछ पॉइंट हैं उनको हम लोग नोट करते जाएंगे। इसकी कितनी एनर्जी है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो पहला क्या है, द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई इज आयरन। The most stable
न्यूक्लियाई इज Fe बिकॉज उसका रीजन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम और इट इज नियर अबाउट 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन। इससे ज्यादा किसी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं है और इसीलिए ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के केस में ये स्टेबल न्यूक्लियाई। दूसरा, जिनका मास नंबर 50 और 80 के बीच में भी, दे आर आल्सो स्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, फॉर A is greater than 52, A is equal to 80. The binding energy per न्यूक्लियन, समझ जाएंगे आप, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अप्रोक्सीमेट, ये कितनी है, 8.3 मेगा इलेक्ट्रॉन। दे आर आल्सो स्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, दे आर आल्सो स्टेबल न्यूक्लियाई, बट आयरन की कंपेयर में कम स्टेबल न्यूक्लियाई। स्टेबल न्यूक्लियाई है बट दे आर आल्सो लेस स्टेबल कंपेयर टू आयरन Fe। बाकी तो स्टेबल है, उनकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं कि जो अभी तक हमने बात करी 50 और 80 के बीच में, इस रेंज में ये क्या हो जाएंगे, ये सब स्टेबल होंगे। कैसे होंगे, स्टेबल न्यूक्लियाई। अगर हम बात करें कि A इज ग्रेटर देन 80 से ऊपर वाला, फॉर A इज ग्रेटर देन 80, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डिक्रीज। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डिक्रीज एंड फॉर A is equal to 238, the binding energy per nucleon is कितनी है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन। कितनी है, 7.6, किसी में है 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दीज हैवी न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो यहां से लिख सकते हैं दीज हैवी न्यूक्लियाई इज अनस्टेबल। अगर ये हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल है और स्टेबिलिटी चाहते हैं तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, स्टेबल न्यूक्लियाई में आना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इन्हें फिजन क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिजन क्रिएट। ठीक है, so if they are try to stable, they try to gain stability, they try to gain stability through किससे, थ्रो फिजन। तो ये क्या करेगा, ये हैवी न्यूक्लियाई टूट जाएगा दो स्मॉल न्यूक्लियाई में। जब ये हैवी न्यूक्लियाई स्मॉल न्यूक्लियाई में टूट जाएगा तो मास नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि तो वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। किस रीजन में, इधर वाले रीजन में शिफ्ट हो जाएगा। और ऐसा होने पे जो अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियाई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट। ठीक है भाई, अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट। एक पॉइंट और बचा है कि मास नंबर 50 से ऊपर हो गया, 50 के रेंज में हो गया,
और 50 से लेस देन की अब बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4, ए इज लेस देन 50। तो ए इज लेस देन 50 यहां से आते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डिक्रीजेस वेरी फास्टली। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डिक्रीजेस very rapidly, and for hydrogen the binding energy per nucleon is near about 1.1 mega electron। तो इतनी कम बाइंडिंग एनर्जी है, और ये न्यूक्लियाई क्या चाहते हैं कि हमें स्टेबल हो जाए। तो इस केस में इन्हें क्या करेंगे, दे ट्राई टू, और लिख सकते हैं, सो दे आर अनस्टेबल। कैसे न्यूक्लियाई है अनस्टेबल, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उनकी बहुत कम है। अगर ये स्टेबल होना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये फ्यूजन करें। क्या करेंगे, दे ट्राई टू मेक स्टेबल थ्रू, दे ट्राई टू मेक स्टेबल किसके थ्रू, फ्यूजन। और फ्यूजन के केस में क्या होगा कि दो स्मॉल न्यूक्लियाई जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे और एक हैवी न्यूक्लियाई को बनाएंगे। तो इस केस में ये किधर शिफ्ट होंगे, इस केस में क्योंकि इनका मास नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये फ्यूजन करेंगे तब ये स्टेबल हो पाएंगे। इसका मतलब जो 50 और 80 के बीच में है दे आर स्टेबल। 56 वाला मोस्ट स्टेबल है, उसके ऊपर ए भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, और इसके 50 से नीचे वाले भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। 50 से ऊपर वाले जो अगर हम स्टेबिलिटी चाहते हैं तो फ्यूजन करना पड़ेगा, और 50 से नीचे वाले अगर स्टेबल होना चाहते हैं तो इन्हें फ्यूजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि फिजन और फ्यूजन में क्या अंतर है। तो अब आते हैं फ्यूजन क्या होता है और फिजन क्या होता है। फिजन क्या होता है, फिजन, व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, ए हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक अप, ए हैवी न्यूक्लियाई is split into a small heavy nuclei is split into a किसमें, अब चाहे दो बनाते हो चार बनाते हैं, स्प्लिट इनटू ए लाइटर न्यूक्लियाई। वो दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, स्प्लिट इनटू लाइटर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फिजन हो जाएगा। तो हैवी न्यूक्लियाई है, दो या दो से अधिक स्मॉल न्यूक्लियाई में वो स्प्लिट हो जाएगा, जिसका मास नंबर दोनों का लगभग सेम होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फिजन हो जाएगा। इसका कोई एग्जाम्पल बता, फिजन का कोई एग्जाम्पल, एटम बम। ठीक है, अब आते हैं फ्यूजन। तो फ्यूजन के केस में क्या हो जाएगा, टू स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइंड एंड मेक ए हैवी न्यूक्लियाई। ठीक है, व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई, ए स्मॉल न्यूक्लियाई, व्हेन ए टू लाइट न्यूक्लियाई when it to combine to form a, when two light nuclei combine to form a heavy nuclei,
उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? हाइड्रोजन बम। सन के थ्रू जो एनर्जी मिल रही है, तो एग्जाम्पल क्या? हाइड्रोजन बम, सन एंड स्टार, जो भी एनर्जी आपको मिल रही है, सन के थ्रू एनर्जी मिल रही है, स्टार के थ्रू जो एनर्जी मिल रही है, ये सब फ्यूजन के थ्रू। फिजन के थ्रू हैवी न्यूक्लियाई स्मॉल न्यूक्लियाई में ब्रेकअप हो जाता है, और फ्यूजन के थ्रू टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होके एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो, एक न्यूमेरिकल कराते हैं, उसके बाद में लेक्चर को फिनिश करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल कराते हैं। चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। कह रहे कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ कैल्शियम, और उसका मास नंबर गिवन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन। तो पहले तो ये बताओ, जो Ca24080 है, इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन? आई थिंक 20 इसमें प्रोटॉन है और 20 ही न्यूट्रॉन। फार्मूला क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का? तो बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा EB इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा M इंटू सी, डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। ये और ये क्या होता है? Z इंटू मास ऑफ प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस mx इंटू सी स्क्वायर। ये डेल्टा EB, और डेल्टा EBn क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के केस में हो जाएगा 1/A इंटू Z इंटू मास ऑफ MH प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ N माइनस MX इंटू सी। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें जब 20 प्रोटॉन है, 20 न्यूट्रॉन है, तो मास ऑफ 20 न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ 20 न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? मास ऑफ 20 प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 20 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन है 1.007825। इसको कैलकुलेशन करते हैं तो आ जाता है, जो भी आपका है आप कैलकुलेट कर लेंगे इसे। मास ऑफ 20 न्यूट्रॉन, तो 20 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू पुट कर दो 1.00865। ये भी आप कैलकुलेट करेंगे, ये सब एमयू में आएंगे। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल मास इटको मतलब मास ऑफ 20 प्रोटॉन क्या हो जाएगा? मास ऑफ 20 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 20 न्यूट्रॉन। इनकी वैल्यू अगर हम देखें तो हो जाएगा 40.3298 AMU। आप इसे कैलकुलेट करें। मास डिफेक्ट यहां से कितना निकल आएगा? डेल्टा M। डेल्टा M इसका मतलब हमने ये वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू है, ये हमने निकाल लिया। तो हो जाएगा 40 माइनस 3298 माइनस ये हो जाएगा 39.962589, और इसको अप्रॉक्सीमेट अगर सॉल्व करें तो ये वैल्यू आती है 0.367211A। डेल्टा M निकाल लिया हमने। तो डेल्टा EB कितना हो जाएगा हमारे पास? तो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा आपके पास डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। तो डेल्टा M की वैल्यू 0.36 इंटू 0.3672 इंटू 931.5,
और इसको सॉल्व कैलकुलेट करोगे 341.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका बाइंडिंग एनर्जी का ये फॉर्म आ जाएगा। आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के केस में कितना हो जाएगा, इसको किसने डिवाइड करें, 40 से डिवाइड कर दें। तो 341.87 डिवाइडेड बाई 40, ये आपका हो जाएगा 8.547 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज क्वेश्चन आप बुक से सॉल्व करिए अगर आपके पास है, नहीं है तो ऑनलाइन जाके एनसीईआरटी की बुक मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करें और वहां से क्वेश्चन आप सॉल्व करें। ठीक है, तो आज लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। एंजॉय करें, ठीक है, पढ़ाई भी करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।